कहां तक हो गया था? हाँ, कोवैलेंसी बता दी थी। हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो सब पहचानने आ गए या नहीं आए अभी भी? पक्का? हाँ 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 हाँ। Eg जो है कौन सा, मतलब जो दो डी ऑर्बिटल का सेट है ना, उसको बेसिकली हम कहते हैं री एनर्जाइज होना। क्या होना? री एनर्जाइज होना, यानी कि वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है। क्या हो जाती है? इक्वल। बॉन्डिंग हो रही है, रिपल्शन हो रहा है। सुनना, बॉन्डिंग हो रही है, रिपल्शन हो रहा है। रिपल्शन तक एनर्जी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब जहां पे बॉन्डिंग की बात आई, जहां पर, तो बॉन्डिंग में वो फाइनली एनर्जी घट करके इक्वल आ जाती है। वो 12th में जब अपन पढ़ेंगे CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो वो चीज उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। हाँ जी, और पूछ लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई और डाउट हो भाई देवे? कोई डाउट नहीं? सही है, ये मतलब नेचुरल है। अब समझ जाओ कौन क्या मिलता है। अब मुंह से मत ही कहलवाओ, ठीक है ना? तो हम लोग तो सब क्या है ना बेटा, आदी हो गए। क्या हो गए? चलो, हाँ, क्या? PCl5 दिखाई दे रहा है? वैलेंस शेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 अनपेयर्ड। क्या? फाइनली इसने PCl6 बनाया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मैक्सिमम इसके पास, और बॉन्ड कितने बना रहा है? तो इसमें एक कोऑर्डिनेट होगा 101%। बस ऐसे पहचानेंगे, सिंपल। चलो अब शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। जरा ध्यान से सुनना भाई। बात आती है, क्या कहते हैं, ये तो अत्याचार हो रहा है मेरे पे। क्या हो रहा है? खत्म? ये तो बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है मेरे पे। कौन सा वाला अत्याचार हो रहा है? बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। अब क्या बताएं कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है, बस हो रहा है। चलो आ जाओ। बात आती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। किसकी? कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? बड़ी सीधी सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का, तो वो आयनिक बॉन्ड होता है। शेयरिंग हो रही है, वो भी कैसी? इक्वल, तो वो क्या कहलाता है? लेकिन अगर यही शेयरिंग अनइक्वल हो रही है, क्या हो रही है? तो वो कोऑर्डिनेट होता है। तो क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें भी दो ही शेयर हो रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मां सिर्फ किसी एक की तरफ से। दूसरा कैसा है? खाली। कैसा है? बात समझ में आई या नहीं आई? दूसरा है खाली, और एक उसको देने में लगा हुआ है कि भाई कुछ उसके पास भी आ जाए। हाँ या ना?
तो ये अनइक्वल शेयरिंग जो होती है ये कोऑर्डिनेट होता है। अनइक्वल शेयरिंग क्या होती है और इक्वल शेयरिंग क्या होता है। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है, दोनों में ही शेयरिंग हो रही है, कितने की। तो कोऑर्डिनेट भी एक तरह का क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड ही है। क्या है, पहला पॉइंट समझ में आया। आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल है, बता चुका हूं, किसी भी तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सब इक्वल है, कहीं से भी आयन को अट्रैक्ट कर सकता है। कैटायन एनायन को एनायन अट्रैक्ट, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, यहां पे क्या होता है, अपन देखिए एक्सिस के बेसिस में सब डायरेक्शन फिक्स हो रहे होते हैं, कहां सिग्मा कहां पाई, ये सब, ये एक तरह का डायरेक्शनल नेचर हो गया। क्या हो गया। अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, मान लो कि ए और बी है, ए और, अब ए के पास क्या है देने के लिए और बी के पास क्या है, तो इसने इसको क्या किया, दे दिया, हाँ या ना। तो ये एक तरह का क्या है, डायरेक्शनल है। एरो से दिखा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, और एरो से साफ पता चल रहा है कि ए अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि लोन पेयर किसको दे रहा है, बी को। ये बात समझ में आ गई, यानी कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। क्या होगा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, ए टू बी। यहां पे ईएन मायने नहीं रखती, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। भाई अगर मैं आपसे बोलूं एचएफ है, क्या है, तो मैं आपसे बोलूं कि एचएफ में इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा कहां शिफ्ट होगा, फ्लोरीन की तरफ। आपने ऐसा क्यों बोला, यह बात समझ में आई। आपने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि आपको पता है कि फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज इसलिए आ रहा है क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव, हाँ या ना। इसलिए आपने तुरंत बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां शिफ्ट हो जाएगा, फ्लोरीन की। लेकिन यहां पे वैसा कोई बैरियर नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कि नहीं कि लेस क्या कहते हैं, मतलब लेस टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहां तो यह है कि भाई किसको जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत, और किसके पास वो इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा है, बस ये आपस में शेयर हो लेंगे। ये बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है सभी को। तो डायरेक्शनल नेचर होता है, अनइक्वल शेयरिंग होती है, यहां तक क्लियर है सभी को। अब होता क्या है कि मान लो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, अगर वो डायरेक्ट दो एटम के बीच पहला कोऑर्डिनेट ही बना है, पहला नहीं आया समझ में, पहला तो वो सिग्मा ही होगा, क्योंकि पहला बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है। लेकिन अगर उसके बाद मान लो क्या कहते हैं, कोई एक बॉन्ड पहले से बना हुआ था और उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, वो पाई होगा, वो, ये बात समझ में आई। तो बनने वाली जो पहली ओवरलैपिंग होती है वो सिग्मा ही होती है, नो डाउट इन इट। उसके बाद क्या होती है, कोऑर्डिनेट। ये बात समझ में आई या नहीं आई, ईमानदारी से। तो बनने वाला पहला सिग्मा देन पाई, क्लियर है। और अगर पहला कोऑर्डिनेट ही बन रहा है तो उसको सिग्मा बोलने में कोई समस्या। तो अब ये मत कहना कि भाई आपसे कभी पूछे कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है तो कंफ्यूज मत होना कि सिग्मा होता है कि पाई होता है। बोल लेना इफ इट इज अलोन इन बिटवीन टू एटम देन अदरवाइज। बात समझ में, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इन पे भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, ये बात समझ में आ रही है। अंतर यह है कि नॉर्मल कोवेलेंट में यह देखा जाता है कि कौन लेस कौन मोर, हाँ या ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मैनेज करते हैं। यहां पे यह देखा जाता है किसने दिया किसने लिया, यह बात समझ में आई। देने वाले पे लेने वाले पे, यहां तक कोई समस्या। मेरी तरह एक महान साइंटिस्ट हुए थे लुइस बेटा, कौन हुए थे, लुइस, ठीक है ना। हाँ, वो क्या है, मैं थोड़ा लेट हो गया था पैदा होने में, तुम लोगों को बताया था भी, पता ही है तुम्हें प्रॉब्लम सारी, है ना। तो मैं पैदा होने में क्या हो गया था बेटा, लेट। तो वो पहले आ गए गलती से, उन्होंने क्या किया, एक थ्योरी दे दी। क्या दे दी, थ्योरी। अब वो थ्योरी क्या थी, लुइस एसिड बेस की, लुइस एसिड बेस की थ्योरी। जैसे अभी तक आप सिंपल वे में क्या पढ़ते थे, H प्लस आयन एक्वस में मिल जाए तो एसिड, OH माइनस आयन मिल जाए तो बेस। अब आप इसको लोन पेयर लेने देने के बेसिस पे समझिए। लोन पेयर जो देने में कैपेबल होगा, लोन पेयर जो, वो बेस कहलाएगा, और लोन पेयर जो लेने में कैपेबल होगा वो। ये बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है भाई सभी को, यहां तक कोई समस्या कि लोन पेयर देने वाला और लेने वाला
कहलाता है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। आइए अब एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो कि हमारे पास ये अमोनिया है, क्या है? क्योंकि आप कोवेलेंसी पढ़ चुके हो, क्या पढ़ चुके हो, तो अब आपको पता है कि कौन क्या करने वाला है। अमोनिया मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? हाँ 4 नॉर्मली। क्यों? क्योंकि उसके पास मैक्सिमम 3 अनपेयर होते हैं, लेकिन एक पेयर भी तो है, तो लोन पेयर देकर के भी बॉन्ड, इसके सामने कुपोषित आएगा कौन? ये इससे बोलेगा भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं है, हाँ या ना, बस वेकेंट ऑर्बिटल है। बोले कोई बात नहीं, अपना काम चल जाएगा, मैं हूं ना। ये क्या करेगा? इसको पूरा लोन पे अपना आईनी शेयर करेगा। कैसी शेयरिंग? इक्वल या अनइक्वल बना डालेगा। ये बात समझ में आई? ऐसी स्पीशीज देख करके आपसे पूछ दिया जाएगा, बताओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस किस स्पीशीज में होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड हाँ किन में होता है, किन में? तो आप बता दोगे कहां होता है कहां नहीं होता? अरे हो जाएगा। इसने लोन पे है, इसने, तो ये हो गया लुईस, ये हो गया लुईस, और यही तो हम पढ़ के आते हैं, अभी अभी यही पढ़ के आए थे, और यही हम वैसे भी पढ़ते हैं कि अमोनिया क्या होता है। यहां तक कोई डाउट? पीरियोडिक टेबल में आपने हाइड्राइड्स पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में, हाँ या ना? तो अमोनिया उनमें कौन है? बेस ही तो होता है, यस या नो? तो वो हमने प्रूफ कर दिया कि ये लुईस बेस होता है। आगे चलते हैं। H2O क्या है? जरा इधर ध्यान से देखिए, ये कौन है? H प्लस देगा, H3O प्लस बनेगा नहीं बनेगा? कौन होगा? कौन होगा? कोई दिक्कत? ये PCl5 है या नहीं है? Cl माइनस है या नहीं है? PCl6 माइनस है या नहीं है? कौन होगा? लुईस, हाँ या ना? ये BF3 है या नहीं है? ये F माइनस है या नहीं है? ये बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा? ये BF4 माइनस बनेगा नहीं बनेगा? कौन है? कौन है? ये बात समझ में आई? ये SiF4 है या नहीं है? मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? हाँ कितने फ्लोरीन से जुड़ सकता है? F माइनस से 2, हाँ या ना? SiF6 2 माइनस बनाएगा या नहीं बनाएगा? लुईस, लुईस है या नहीं है? कुल मिलाकर के इन एग्जाम्पल से एक बात समझ में आती है, क्या? मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो, मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन रिच हो, या भले चाहे ऑक्टेट कंप्लीट हो, भले चाहे हाइपोवेलेंट हो, भले चाहे वो हाइपरवेलेंट हो, वेकेंट ऑर्बिटल है तो लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। लुईस एसिड की तरह बिहेव, समझ में आया? तो जरा ध्यान से देखो, ये लुईस बेस हो गए, वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैं दोबारा बोलता हूं, वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, हाँ या ना? लुईस एसिड हाइपरवेलेंट है लेकिन वेकेंट ऑर्बिटल है। लुईस हाइपोवेलेंट है, वेकेंट ऑर्बिटल है। माना कि ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन वेकेंट ऑर्बिटल है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन लुईस बेस, लुईस। अभी भी कोई डाउट? तो मैं दोबारा बोलूं, क्लियर है? तो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल, एक लुईस एसिड या लुईस बेस कुछ भी हो सकता है। देने को लोन पेयर हो तो लुईस, लेने को वेकेंट ऑर्बिटल हो तो, हाँ या ना? और हाइपो और हाइपर भी लुईस एसिड की तरह बिहेव, क्योंकि उसके पास, ये बात समझ में आई? कुछ मॉलिक्यूल होते हैं बेटा बीच के, आई मीन वो दोनों काम कर सकते हैं, हाँ या ना? वो एसिड भी हो सकते हैं, वो फॉर एग्जाम्पल
SO2 पे फोकस करते हैं। किस पे? सल्फर दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, देने के पास इसके लिए लोन पेयर है या नहीं है? सल्फर के पास वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है? कौन सा? डी ऑर्बिटल। कौन सा? नहीं आया समझ में? पक्का? इसके सामने कौन आएगा? सपोज SbF5 आएगा। कौन आएगा? SbF5 कैसा होता है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है PCl5 की तरह sp3d, हाँ या ना? लेकिन इसका जो लोन पेयर है, इसका जो उसके साथ बॉन्ड बना लेगा और ये कैसा दिखाई देगा? ऐसा। कैसा? चारों तरफ क्या दिखाई दे रहे हैं? और ये कौन है? SO2। और SO2 का ये कौन है? और ये लोन पेयर इसके साथ क्या बना रहा है? इसको ओवरऑल कहते हैं एडक्ट। क्या बोलते हैं? एक फिक्स प्रोपोर्शन में मॉलिक्यूल का जुड़ना, एक फिक्स प्रोपोर्शन में और नए कंपाउंड का बना लेना। एक मॉलिक्यूलर वेट के फिक्स प्रोपोर्शन में मॉलिक्यूल का जुड़ना और नया कंपाउंड एडक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? पहले इतना समझ आता है? चलिए आगे। हाइब्रिडाइजेशन की नॉलेज है? हाँ या ना? नहीं है? काम चलाओ तो है ही सबको, तो बोल रहे ये कौन है? लुइस। अभी इस समय लुइस। मतलब इतना डाउट क्यों हो रहा है? नहीं समझ में आया क्या? तो वॉइस में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लुइस बेस है। ये कौन है? श्योर? यहां पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था? यहां पे क्या है? sp, हाँ या ना? यस और नो? राइट नाउ यहां पे क्या है? हाँ? sp3। क्यों? इसके बनने से। इसके और इसमें क्या है? sp। यस और नो? नहीं आया समझ में? ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या नहीं है? सिग्मा होगा या पाई? कैसे पता? वेरी गुड। अकेला है, हाँ या ना? पहला बॉन्ड है, अकेला बॉन्ड है, हाँ या ना? पहला बोलो, अकेला बोलो, बोलो सिग्मा बोलो। क्या बोलो? ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? तो भाई मेरे ये लुइस यहां इस समय राइट नाउ लुइस और ये श्योर। तो ड्यूरिंग द लुइस एसिड बेस रिएक्शन, ड्यूरिंग द लुइस एसिड का हाइब्रिडाइजेशन चेंज, लेकिन लुइस बेस का हाइब्रिडाइजेशन चेंज। ये बहुत ही शानदार क्यूएसपी है, ये ध्यान रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग दी लुइस एसिड बेस रिएक्शन, लुइस बेस का हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन एसिड का हाइब्रिडाइजेशन चेंज। समझ में आता है? सर इसका कोई और एग्जांपल जिसमें ये बात प्रूफ होती हुई दिखाई दे रही है? अभी बताते हैं। पहले ये प्रूफ कर दें कि ये दोनों की तरह बिहेव करता है। पहले ये प्रूफ कर दें कि ये ठीक है। ऑर्गेनिक शुरू हुई नहीं हुई? अभी नहीं हुई? अच्छा, एडिशन रिएक्शन नाम तो नहीं सुना होगा? हाँ, थोड़ा बहुत सुना है। चलो एक कोशिश करते हैं, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ये तो जान लेंगे कि आखिरकार हो क्या रहा है। इतना तो समझ में आ ही जाएगा। चलो जरा ध्यान से देखना, ये SO2 दिखाई दे रहा है, ये लोन पेयर दिखाई दे रहा है। आगे इस समय प्लीज थोड़ी देर के लिए कॉपी को त्याग दें, पेन को त्याग दें और सिर्फ इधर ध्यान दें। सिर्फ थोड़ी देर की बात है, फिर आराम से छाप लेना जिसको छापना हो। हाँ, सल्फर के चारों ओर, सल्फर के फिलहाल कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? 6, हाँ या ना? और इनको भी मिला लो तो हाँ या ना? यस और नो? तो खैर हमें तो प्योर जानना है कि हाँ भाई 6 इस समय इतना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक है, अब सल्फर के पास क्या है? लोन पेयर तो है, वेकेंट ऑर्बिटल भी।
और पॉजिटिव चार्ज भी है। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन निकालना आता ही होगा। सामने से कौन आया? OH। कौन आया? O क्या लेके बैठा है? लोन पेयर। सल्फर क्या लेके बैठा है? वेकेंट ऑर्बिटल विद पॉजिटिव चार्ज। वेकेंट ऑर्बिटल विद, हाँ या ना? अब O क्या करेगा? इसके ऊपर अटैक कर देगा। OH क्या कर देगा इसके ऊपर? नहीं आया समझ में? बाय द एंड समरी इज दिस, पहले से तो 6 लेके बैठा हुआ था, पहले से तो, हाँ या ना? पहले से तो 6 लेके बैठा हुआ है और साथ में 2 और आ गए। यस और नो? सल्फर पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? खलबली मचेगी नहीं मचेगी? आई मीन रिपल्शन होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? ठीक है साहब। अब होगा क्या? कोई एक बॉन्ड टूटेगा, कोई एक बॉन्ड सपोज टूटेगा, चाहे इधर का चाहे इधर का। ये बात समझ में आई? कौन टूटेगा, सिग्मा या पाई? पाई। जो बॉन्ड टूटेगा, मान लो ये देखो ये बॉन्ड टूट गया, जस्ट इमेजिन, हाँ या ना? और ये बॉन्ड क्या हुआ? टूट गया फाइनली। अब मैं एक बात जानना चाहता हूं, ये जो बॉन्ड टूटा है इसके इलेक्ट्रॉन किधर भागेंगे? सल्फर की तरफ या ऑक्सीजन की तरफ? क्यों? क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज, सॉरी, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो जब ऑक्सीजन की तरफ भागेंगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा नहीं आएगा? हाँ या ना? अब ऑक्सीजन कहेगा मेरे पास किसी जमाने में 4 इलेक्ट्रॉन और ये सब मिला के पूरे 6-6, 8-8 इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड था। हाँ या ना? ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? क्लियर है सभी को? इतना इलेक्ट्रॉन क्लाउड था। क्लियर है सभी को? पक्का? मेरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां निकल लिया? सल्फर। तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी या नहीं होगी? अरे बोलो भाई। जब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी तो उसका जोर किस पर चलेगा? उसका जोर किस पे चलेगा? वो अपनी इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे पूरी करेगा? हाइड्रोजन पे जोर डालेगा कि भाई तुम अपने इलेक्ट्रॉन दो। हाँ या ना? ये हाइड्रोजन मान लो ये या ये कोई भी एक टूट के अलग हो गया, कैसे अलग होगा? प्लस में या माइनस में? ये इधर निकल लेगा या नहीं निकल लेगा? हाँ या ना? जरा ध्यान से देखना है स्ट्रक्चर। सल्फर दिखाई दे रहा है? हाँ या ना? लोन पेयर दिखाई दे रहा है? ये OH दिखाई दे रहा है? हाँ या ना? ये OH दिखाई, सॉरी, ये मिलके क्या बना रहा है? जल्दी बोलो। दिखाई दे रहा है? और ये डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है? कुल मिलाकर के ये H2SO3 दिखाई दे रहा है? सब ऐड ही हुआ, कुछ सब्सट्रैक्ट नहीं हुआ। यस और नो? तो देखते देखते फाइनली इसने अल्टीमेटली लोन पेयर लिया और उसने कौन कहलाया? कौन कहलाया? अभी भी नहीं समझ में आया? तो मॉलिक्यूल कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं, यानी कि वो लुईस एसिड और लुईस बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो लुईस के अकॉर्डिंग ये एक तरह का कौन हो गया? एम्फोटेरिक। ये लोन पेयर दे भी सकता है ले भी सकता है, लुईस एसिड लुईस बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। यहां तक कोई समस्या? पक्का? सब एक एग्जांपल आप बताने वाले थे, वो भी बता दो दोबारा से। आओ, ये BF3 दिखाई दे रहा है? हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, ये आपको यहां पर जस्ट इमेजिन इसके साथ किसको ले ले? NH3 को। किसको ले ले? हाइब्रिडाइजेशन। हाँ या ना? कौन किसको लोन पेयर देगा? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास है और बोरॉन के पास है। कौन सा? अच्छा, अब क्या होगा? बोरॉन और नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा? अच्छा, बोरॉन के पास पहले से कितने बॉन्ड थे? यस और नो? नाइट्रोजन के पास पहले से कितने थे? हाँ या ना? कोई दिक्कत? क्लियर है सभी को?
भावनाओं को समझो, एटम में क्या रखा है। क्लियर है सभी को? तो कुल मिलाकर के हाइड्रोजन लगाओ, फ्लोरीन लगाओ, कुल मिलाकर के हाइब्रिडाइजेशन पहले क्या था, अब हो गया, पहले क्या था, अभी है। ये कौन है, ये कौन है, हाँ या ना? क्या लेस बेस का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ? क्या लेस एसिड का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ? क्या एडक का फॉर्मेशन हुआ? तो ड्यूरिंग द लेस एसिड बेस इंटरेक्शन, ड्यूरिंग द हाइब्रिडाइजेशन यूजुअली किसका चेंज, किसका रिमेन सेम? समझ में आया? खत्म कर लोगे? कोऑर्डिनेट क्लियर है बढ़िया से? आगे बढ़ जाए, चलो कुछ पूछना है? नहीं, आगे बढ़ते हैं। बता चुका हूं अलग अलग प्रोपोर्शन में मॉलिक्यूल, दो अलग अलग मॉलिक्यूल का जुड़ के एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड। चलो आइडेंटिफाई लुईस एसिड और लुईस बेस। F माइनस में क्या स्पेशलिटी है, लोन पेयर लेने की या देने की? क्या होगा, लुईस पक्का। NH3 क्या होगा, पक्का। H2O क्या होगा, हाँ लुईस पक्का। BF3 क्या होगा, लुईस पक्का। PCl5 क्या होगा, हाँ लुईस। H+ क्या होगा, लुईस। आपका ये AlCl3 क्या होगा, लुईस पक्का। SiF4 क्या होगा, पक्का। SO2 क्या होगा, पक्का। यहां तक कोई समस्या, यहां तक कोई समस्या है? PCl, हाँ कैसे, कैसे लाओ ना, लोन पेयर लाओ। चलो पहले इतना समझ में आया? किसी को कोई डाउट? लेस एसिड बेस अच्छे से समझ पा रहे हो, पक्का? चलो अब आगे देखो, बात आती है CO2 की। क्या आती है? हमने एक CO2 को स्किप किया था, नहीं किया था? तो बात आती है अब किसकी बेटा, CO2 की। किसकी? CO2 की। CO2 में कार्बन के पास क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज? आराम से बोलते रहो, हाँ या ना? कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल तो हो गई, हाँ नहीं? किसी की आवाज आई डी ऑर्बिटल, उसको मेरी तरफ से प्रणाम स्वीकार करे, हाँ ठीक है। हाँ ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है भैया? सेकंड पीरियड का है, डी तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। डी ऑर्बिटल नहीं हो सकता, डी फॉर ढक्कन जरूर हो सकता है, लेकिन ऑर्बिटल। यहां तक कोई समस्या? चलो तो अब क्या करें, ऑक्सीजन लोन पेयर लेके बैठा है, हाँ या ना? और वो कह रहे हैं नहीं हम तो रिएक्शन करेंगे, हाँ या ना? और आपस में रिएक्ट करेंगे, एग्री? अब क्या करें, ऑक्सीजन इस पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन इस पे अटैक, यस और नो? ये कार्बन दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे की कहानी बताओ क्या होने वाली है, हाँ दोनों पे या किसी एक पे? किसी एक पे, हाँ या ना? श्योर? आगे क्या होगा, पक्का? क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ओ, यस और नो? हाँ या ना? नाम क्या है इस कंपाउंड का, H2, क्या नाम होता है ये, कार्बोनेट, हाँ या ना?
ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल दिखाई दे रही है? यस और नो? पक्का? और ये लो, इस बोतल को अपन ने क्या कर दिया? शेक। अब पानी पानी, फ्लेवर फ्लेवर, और इसमें से ये देखो तेजी से फोम निकल गया, सब CO2 पास। अनस्टेबल होता है, जबरदस्ती बना था। तो CO2 प्रॉपर सॉल्युबल नहीं होता, CO2 प्रॉपर सॉल्युबल नहीं होता। इसीलिए नहीं होता क्योंकि जबरदस्ती बना था। यहां तक कोई दिक्कत? कर लोगे? बाय द एंड समरी इज दिस, किसकी तरह काम किया? किसकी तरह काम किया? हाँ या ना? अब इतना तो क्लियर हो गया होगा सभी को। चलिए, कोवेलेंसी में तो कुछ नहीं पूछना, फिर पूछ रहा हूं, कर लोगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो पता ही है भाई, मैक्सिमम कोवेलेंसी कौन शो करेगा? आयोडीन। कितनी? फ्लोरीन, सल्फर, क्या बात है, ऑक्सीजन 4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसर देख करके भी और ऑप्शन को एक्सप्लेन कर देना, ये भी बहुत अच्छी चीज है। बात समझ में आ रही है? आंसर देख के आपने उस आंसर को तो पहचान लिया, लेकिन बाकी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। इट इज रियली नाइस थिंग, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ जाए। अब बात आती है लुईस डॉट स्ट्रक्चर की। आज हमको पता है आयनिक क्या होते हैं, आज हमको पता है कोवेलेंट कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, और उससे भी बड़ी बात हमको यह पता है कि कौन कितने बॉन्ड बना सकता है। हाँ या ना? तो आओ मॉलिक्यूल का एक रफ डायग्राम बनाना सीखें। क्या? ठीक है सर, रफ डायग्राम बनाना सीखें मतलब लुईस डॉट केवल यह बताता है कि कहां पे लोन पेयर लगेगा, कहां बॉन्ड पेयर लगेगा, बाकी वो उसकी ज्योमेट्री नहीं बताता। तो फिर तो ये एक तरह का रफ डायग्राम ही हुआ। CH4 का, अब क्योंकि आप लोग तो पहले से पढ़े हुए हो तो ये क्वेश्चन पूछना बनता है, CH4 का सही डायग्राम क्या है? हाँ या ना? पक्का? क्योंकि आपको हाइब्रिडाइजेशन का आइडिया है, तो ये सही है, वो सही, ये सही। तो ये आपने तभी बताया होगा जब आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी आती है। हैं? क्या? हाइब्रिडाइजेशन? हाँ मतलब हाइब्रिडाइजेशन वेस्पर, हाँ या ना? कि लुईस डॉट? हाँ, वेरी गुड। तो बाय द एंड समरी इज दिस, ये डायग्राम आप तभी बता पाए क्योंकि आपको वेस्पर की नॉलेज है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। आपको हाइब्रिडाइजेशन की नॉलेज है। अगर लुईस डॉट तक ही नॉलेज होती, कहां तक नॉलेज होती, तो बस यही बना पाते। गॉट इट? अंतर समझ में आया? तो अब हम क्या करेंगे बेटा, रफ डायग्राम बनाना सीखेंगे। क्या बनाना सीखेंगे? और वो हमें किससे सिखाया? लुईस पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी मत पूछना भूल से भी, ठीक है? PCl5 का कैसे बनाऊं, बन ही नहीं रहा। BF3 का कैसे बनाऊं, बन ही नहीं रहा। NO2 का कैसे बनाऊं, बन ही नहीं रहा। कोई मत पूछना, क्योंकि मैं पहले ही कह रहा हूं, हाइपो, हाइपर और ऑड इलेक्ट्रॉन के लिए लुईस डॉट वैलिड नहीं है। तो यहां से एक और कंसेप्ट समझ में आता है कि फिर लुईस डॉट किसके लिए वैलिड है? जिन मॉलिक्यूल का ऑक्टेट, दैट्स ऑल। अगर इस थ्योरी को दिमाग में रखोगे तो मॉलिक्यूल पकड़ में जल्दी आएंगे। क्लियर है? मतलब लुईस डॉट थ्योरी के अकॉर्डिंग, लुईस डॉट हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन को सबके ऑक्टेट पूरे होने चाहिए, फिर चाहे वो सेंट्रल हो या सराउंडिंग हो, सेंट्रल हो या सराउंडिंग हो। ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है भाई? कोई तकलीफ? मैंने सोचा खड़े हो गए, कोई तकलीफ? अच्छा, यहां तक कोई समस्या? तो लुईस डॉट थ्योरी, इधर सुनो, सब ध्यान से सुनो। लुईस एप्लीकेबल फॉर
अरे दोहराने को नहीं बोला, किसके लिए है? ऑक्टेट के लिए है। किसके लिए है? नकल में अक्ल तो लगा लो बे। अब ये भी बोल दो, नकल में अक्ल तो लगा लो बे। हाँ, समझ में आया? हाँ। और लुईस डॉट थ्योरी बेसिकली किनके ऊपर काम नहीं करती? हाइपो। क्लियर है सभी को? चलिए, तो लुईस डॉट थ्योरी को समझना है तो हमें उसके कुछ क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं स्टेप्स हैं, क्या है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। उन स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। मैं एक मॉलिक्यूल लिए लेता हूं। जस्ट इमेजिन, थोड़ा ज्यादा ही खाया पिया हो गया। हम एक मॉलिक्यूल लिए लेते हैं बेटा, क्या लें? कार्बोनेट ही ले ले। क्या ले ले? कार्बोनेट। CO3 2 CO3, ठीक है? पढ़ा हुआ तो नहीं है? पढ़ा हुआ है? पढ़ाए नहीं पढ़ाए? चलो, हाँ ध्यान से, अरे मजाक कर रहा हूं। हाँ, तो जरा ध्यान से सुनना भाई, कार्बोनेट पे फोकस करने जा रहा हूं। किस पे? एक दूसरे को बाद में देख लो रे, इधर देख लो। हाँ, एक दूसरे को देख रहे हैं बड़े प्यार से। हाँ, ये समझ में आया भाई? चलो, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। हाँ, ध्यान से सुनो। तो बाय द एंड समरी इज दिस, कार्बोनेट क्या है? हमें इसको बनाना सीखना है कि भाई इसमें कितने बॉन्ड होते हैं, कितने लोन पेयर होते हैं, कैसे इनको अरेंज करें, ये सब हमें समझना है। अब बात आती है स्टेप नंबर 1, N1। N1 कहता है कि वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल में जितने भी एटम हैं और उनके वैलेंस शेल में जितने भी, सबको इकट्ठा कर लो। हाँ या ना? और अगर स्पीशीज पर पॉजिटिव चार्ज है, स्पीशीज पर, तो उतने इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, और नेगेटिव है तो उतने। ये बात समझ में आई? तो बाय द एंड समरी इज दिस, अगर मैं इसका N1 देखूं, क्या देखूं? कार्बन के वैलेंस शेल में, वेरी गुड, 4। कितने हैं? 4। और एक ऑक्सीजन में, 3 में, टोटल अभी तक 22। और 2 ऐड होंगे कि सब्सट्रैक्ट होंगे? टोटल, किसी को डाउट? अब बात आती है N2 की। किसकी? ये कहता है कि भाई अगर स्पीशीज में हाइड्रोजन है, क्या है, तो जितने हाइड्रोजन है उनको 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि वो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख ही नहीं सकते वैलेंस शेल में। हाँ या ना? लेकिन हाइड्रोजन के अलावा बाकी जितने भी एटम है सबको 8 से मल्टीप्लाई करो, सबको, क्योंकि वो वैलेंस शेल में कितने रख सकते हैं? 8। अब आप कहोगे कि 8 से ज्यादा भी तो रख सकते हैं, तो मैंने बोला ना कि हाँ, सिर्फ ऑक्टेट जो फॉलो करते हैं उन्हीं को फोकस। तो बाय द एंड समरी इज दिस, N2 की बात आती है। किसकी बात आती है? कार्बन और ऑक्सीजन मिलाकर के कितने? 4 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 8 से मल्टीप्लाई किया। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब बात आती है N3 निकालने की। क्या? तो N3 निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि N2 माइनस N1 कर दो। क्या कर दो? तो कितना हो गया? हाँ, 8। यस और नो? ये होते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? बात समझ में आ रही है? क्या होते हैं? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो जितने हमें इलेक्ट्रॉन मिले हैं, क्या? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या? उनको हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो डिवाइड बाय 2 करने से, डिवाइड बाय, हमें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? तो जरा सा अंतर है, माइनर सा डिफरेंस है। क्या? कि N3 होता है नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, N3 होता है, N3/2 होता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ, या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, या शेयर्ड। ये बात समझ में आ गई? तो डिवाइड बाय, फाइनल आंसर, और ये है हमारा बॉन्ड पेयर। अब बात आती है बेटा N4 की। किसकी? N4 में एक समस्या होती है। N4 में एक बहुत, जब बोला जाता है कि भाई फॉर्मूला क्या है, तो हम बोलते हैं N1 माइनस N3। क्या बोलते हैं? अब आप बोलोगे सर इसमें समस्या क्या है? समस्या यह है
कि बच्चा इतना समझाने के बाद भी कंफ्यूज रहता है कि N3 में किसको मानूं, N3 में 8 को मानूं या 4 को मानूं। भाई N3 बोला है तो 8 को ही मानोगे, 4 को क्यों मानोगे? बात समझ में आ रही है? मैंने N3/2 थोड़ी ना बोला है, मैंने क्या बोला है? तो मैं 8 को ही कंसीडर करूंगा। तो 24 माइनस 8, हाँ या ना? अब ये जो 16 आए ये नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए, नंबर ऑफ, और एक पेयर के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाँ या ना? तो डिवाइड बाय क्या कर दो, 2, कितने हो गए? ये हो गए। ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है सभी को? तो इस तरह से N1 और N2, N3 और N4 निकाला जाता है। ये बात समझ में आ गई? अब जब हमारे पास बॉन्ड पेयर, लोन पेयर सब कुछ है, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, तो अब हमारे पास समस्या है कि हम सेंट्रल एटम को सेलेक्ट करें। क्या करें? और मॉलिक्यूल को बनाना शुरू करें। तो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है सेंट्रल एटम को सेलेक्ट करना। सेंट्रल एटम को, सेंट्रल एटम वो होता है जिसके ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा से ज्यादा कोवेलेंसी शो करने की कैपेबिलिटी होती है, ज्यादा से ज्यादा कोवेलेंसी। ये बात समझ में आ गई? पॉइंट नंबर 1। दूसरा, सेंट्रल एटम वो होता है जो लेस इन नंबर हो, जो। तीसरा, सेंट्रल एटम वो होता है जो क्या हो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो ये सारी कंडीशंस जो भी फॉलो करेगा या सबसे ज्यादा फॉलो करेगा, जो सबसे, ये बात समझ में आ रही है, वो सेंट्रल एटम कंसीडर होगा। मैंने ऐसा क्यों बोला? मैंने ऐसा इसलिए बोला कि ये HCN को ले लो। किसको ले लो? ये H, C और N, हाँ या ना? इसमें मैं देख रहा हूं कि 3 के तीनों लेस इन नंबर है, यस और नो? एक कंडीशन तो सभी फॉलो कर रहे हैं। फिर मैं देख रहा हूं कि जो क्या कहते हैं कार्बन और नाइट्रोजन है वो मैक्सिमम कोवेलेंसी शो करने में कैपेबल है। तो हाइड्रोजन वैसे भी सेंट्रल एटम कभी हो, क्योंकि वो तो सिर्फ एक ही बॉन्ड, तो इसको हमने उड़ा दिया और ये दोनों अभी भी आगे हैं, हाँ या ना? अभी तक एक एटम दौड़ से बाहर, अभी भी 2 एटम कंपटीशन में है। तो अब हम तीसरे उस पे आए, क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आए। तो कार्बन लेस, हाँ या ना? तो मेरी बताई हुई जो कंडीशंस है वो सबसे ज्यादा कौन फॉलो कर रहा है? तो सेंट्रल एटम कौन हो गया? तो ऐसी कंडीशंस में सेंट्रल एटम को सिलेक्ट किया जाता है और सिलेक्ट करने का ये तरीका होता है। कहने का मतलब है, मैंने एक लाइन बोली थी ना, कौन मैक्सिमम कंडीशंस को फॉलो करेगा, कौन? नहीं आया समझ में? तो भैया जो मैक्सिमम कंडीशन को फॉलो करेगा वो सेंट्रल एटम कहलाएगा। क्लियर है सभी को यहां पे? चलिए आगे बढ़ते हैं। N1, N2, N3, N4 सब कुछ हो गया और अब हमारे पास सेंट्रल एटम भी डिसाइड हो गया। कौन है वो सेंट्रल एटम? कार्बन। यहां तक कोई समस्या? अगला स्टेप आता है कि जितने सराउंडिंग एटम्स हैं, जितने, उनको थोड़ा सा क्या कर दो, अरेंज। तो एक सराउंडिंग एटम मैंने यहां लगाया, एक यहां लगाया, एक यहां लगाया, क्योंकि हमें सही असली स्ट्रक्चर पता है, असली स्ट्रक्चर, तो हमने उसको कुछ अरेंज भी उसी तरह से कर दिया। वरना ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ऑक्सीजन लोग यहां दिखाते हैं, एक वहां दिखाते हैं, सब सही है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? स्टेप नंबर 1 सेंट्रल एटम का सिलेक्शन, स्टेप नंबर 2 सराउंडिंग एटम को अरेंज किया। अब इनके बीच में बॉन्ड को अरेंज करेंगे। किसको अरेंज करेंगे? बॉन्ड को अरेंज करेंगे। बॉन्ड पे कितने दिखाई दे रहे हैं, जल्दी बोलो। हाँ 4, श्योर? तो भाई बॉन्ड मैंने देने शुरू किए, हाँ या ना? 1 2 3, हाँ या ना? कितने बच गए? किसको दे? किसी को भी दे दो। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं इसको इसको इसको, किसी को भी दे दो। ये लो भाई, इसको दे दिया। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब जरा ध्यान से देखो, बॉन्ड लगने के बाद सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा हो जाना चाहिए।
ये जबरदस्ती नहीं है कि हो ही जाएगा, मैं कह रहा हूं हो जाना, कई केसेस में हो भी जाएगा, कई केसेस में। अब यहां पे तो बॉन्ड लगने से सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा, तो भैया अब ये 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, क्लियर है। अब मुझे किसका ऑक्टेट पूरा करना है, ऑक्सीजन। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी सी में ए पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्टेट पूरा करने के लिए आएंगे, 2। 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 आएंगे, कितने आएंगे, हां या ना, कितने आएंगे, यस और नो। चेक कर लो कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं, कोई डाउट, पक्का कर लोगे। तो अब बारी आती है फॉर्मल चार्ज की, किसकी, मुद्दा यह है कि ये -2 कहां गया, -2 या तो कार्बन पे या ओ पे, ओए पे या ओबी पे या ओ कहीं तो बैठा हुआ है। अब वो कहां है ये हमें पता चलता है किससे, फॉर्मल चार्ज से। यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर है भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बात आती है किस चीज की, फॉर्मल चार्ज की। हमारे सामने स्पीशीज है कैसी, कैसी, किसका फोन आ रहा है, हैं? अच्छा, चलो ध्यान से देखो भाई। चलिए शुरू करें। हमारे सामने प्रॉब्लम यह है कि चार्ज आखिरकार है कहां, चार्ज आखिरकार है कहां पे, क्लियर है। तो सबसे पहले हमने कार्बन पे फोकस किया, किस पे, फॉर्मूला चार्ज निकालने का आपने भी फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, मुझे पूरी उम्मीद है ना। जिसको जैसा पसंद हो, मेरे हिसाब से इससे सिंपल तो नहीं पढ़ा होगा, ये सबसे बेस्ट और सिंपल है। क्या है सिंपल, जरा ध्यान से देखना। नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ कितने, इस जिस एटम पे हमें निकालना है, जिस एटम पे हमें फॉर्मल चार्ज, उस एटम के वैलेंस शेल को तो देख लिया, अब उस पे बॉन्ड देखो, अब उस पे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो और फाइनली उस पे चार्ज देखो। ये ओ ए है, ये ओ और ये ओ, हां या ना, ओ ओबीओसी, ओबीओसी को साथ में इसलिए लिख दिया है क्योंकि वो सेम प्रोसेस है, हां या ना, जो एक पे होगा वही। चलिए ओए की बात करते हैं, वैलेंस शेल, बॉन्ड, अनशेयर्ड, आंसर नहीं आया समझ में। अब ओबीओसी को देखते हैं, क्या है, बॉन्ड, अनशेयर्ड, हाँ, फाइनल चार्ज ऑन ईच, ऑन ईच, ओबी और दोनों पर। अभी भी नहीं आया समझ में, क्लियर है सभी को। ये फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका है जिससे मुझे पता चल गया कि फाइनली नेगेटिव चार्ज कहां पर रहता है, फाइनली नेगेटिव चार्ज, इतना क्लियर है। अब मुझे स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर चेक करना है। क्या चेक करना है, बॉन्ड ऑर्डर को चेक करने के लिए मैं किसका सहारा लूंगा, रेजोनेंस का। किसका सहारा लूंगा, रेजोनेंस। अब रेजोनेंस क्या होता है, क्या नहीं होता है, आइए जरा ध्यान से देखे लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ध्यान से सुनना। ये कार्बन है साहब, ये डबल बॉन्ड O है और ये O माइनस है, ये O माइनस है, हां या ना। कौन है A, कौन है B, कौन है C। अगर ऑर्गेनिक के वे में मैं रेजोनेंस पढ़ना शुरू करूं
तो समझने को और समझाने को बहुत कुछ है। बात समझ में आ रही है? हाँ, उससे सब कुछ आ जाएगा, फिर बहुत कुछ, डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और ये और वो, और यहां पे लगेगा वहां पे नहीं लगेगा, 50 तरह की बातें आ जाएंगी। ऑर्गेनिक से अभी हमारा कोई नाता, तो हमको सिर्फ उतना आता जितना हमको भाता। बात समझ में आ रही है? और हमको कितना भाता? जितना आईओसी में काम आता, जितना आईओसी में, तो आईओसी में जितना काम आता है मैं अभी उतना बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 1, अगर आपसे कोई बोले रेजोनेंस क्या है, तो 2 डेफिनेशन बता रहा हूं, दोनों में से कुछ भी बोल दोगे सब बढ़िया है। पहली डेफिनेशन है एक ही स्ट्रक्चर को मल्टीपल वे में या एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड, और एक होता है डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकेलाइजेशन ऑफ। ये पाई बॉन्ड इसमें है या नहीं है? अभी कहां है? सी और ओए के बीच ये एक और स्ट्रक्चर है, कई सी, हां या ना? जरा ध्यान से देखना, ये लो साहब, अभी कहां चला गया? एग्री? ये एक और स्ट्रक्चर है, कहां चला गया? यस और नो? ये ए है, ये बी है और ये, यहां तक कोई समस्या? दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। ये बात समझ में आ गई? ये कहलाती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये कहलाता है रेजोनेटिंग हाइब्रिड। क्लियर है? अब ये जो डॉटेड लाइन दिखाई है, क्या दिखाई है? ये डॉटेड लाइन जो मैंने दिखाई है, इनका कोई ना कोई सिग्निफिकेंस है, ये ऐसे ही नहीं दिखाती। डॉटेड लाइन का मतलब ये है, अच्छा चलो छोड़ो, पंखा दिखाई दे रहा है, चल रहा है, हां या ना? कम से कम इसमें आई थिंक कितने पैड होंगे? इसमें आई थिंक 10-12 तो होंगे, सब जगह दिखाई दे रहे हैं। क्यों? मुझे तो हर तरफ दिखाई दे रहा है, घूम रहा है, हां या ना? यानी कि वो मुझे एक ऑरा दिखाई दे रहा है, सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? तो जब एक पाई बॉन्ड सब जगह घूम रहा है, जब पाई बॉन्ड वहां भी, यहां भी, यहां भी, सब जगह घूम रहा है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, तो हमने उसको डॉटेड लाइन से दिखा दिया कि ये यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। यस और नो? स्पिन होते हैं ना, चलते हैं आजकल, ट्राइंगल वाले लेकर के भी घूमते रहते हैं, तो वो स्पिन, समझ में आया? पाई बॉन्ड है, वो सब जगह घूम रहा है, तो उसको यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तीनों जगह है। कितनी जगह है? अब एक बात बताओ, एक पाई बॉन्ड है बेचारा, कितना पाई बॉन्ड है और वो कितनी जगह है? तो एट अ टाइम अगर वो 3 जगह है, तो एक के हिस्से में कितना आ रहा है? 0.33, हां या ना? तो ये स्पीशीज जो आपको दिखाई दे रही है, उसमें एक तो एक्चुअल बॉन्ड है, हां या ना? और एक पाई बॉन्ड है जो सब जगह आ रहा है, यस और नो? तो एक के हिस्से में कितना आ रहा है? तो बाय द एंड समरी इज दिस 1.33 उसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, हां या ना? ये तो एक देसी तरीका हो गया रेजोनेटिंग हाइब्रिड को मानकर, हां या ना? वैसे क्या होता है, इसका अपना एक फिक्स फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन एनी 2 एटम ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। होता क्या है कि इसमें बच्चे क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखना, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, क्या करना है? क्या करोगे? 4/3 करोगे। वो 4 क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स, हां या ना? वो 4 क्या है? यस और नो? वो 4 बॉन्ड कैसे काउंट किए हैं? जो सामने दिखाई दे रहे हैं वो या कुछ और? क्या? वेरी गुड, 2 इसके, एक इसका और एक समय में, आई रिपीट, एक समय में क्या होना चाहिए? एक समय में नंबर ऑफ जो भी आपने 2 एटम लिए हैं, 2, वो एक समय में क्या होने चाहिए बेटा? वो फिक्स होने चाहिए वो। हाँ, ये नहीं कि एक समय में आपने ये ले लिया, फिर ये इधर वाले का ये ले लिया, उधर वाले का वो ले लिया, ऐसा नहीं होना। एक समय में वो एटम क्या होने चाहिए? फिक्स होने चाहिए।
यहां तक कोई समस्या? कि अगर यहां पे 2 है तो यहां 1 होना चाहिए, वहां 1 होना चाहिए। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ईमानदारी से बताओ, क्लियर है? तो ये 2 है, वो 1 है, वो 1 है, टोटल कितने आ रहे हैं? 4। फाइनल आंसर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी आ रही है? 3, 4 बाई आंसर। मतलब कहने का है 2 एटम जो भी आप ले रहे हो वो फिक्स होने चाहिए, भले चाहे स्ट्रक्चर ये हो, वो हो या वो हो। क्लियर है सभी को? कुछ नामों से इनको जाना जाता है, जैसे रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, जो आखिरी वाला बनाया। बीच में जो होती हैं वो सब क्या होती हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती हैं। उनको अपन किस नाम से जानते हैं लाला? कैनोनिकल फॉर्म भी वो एक तरह की होती हैं, लाइक दैट। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको कहा आप यहां बैठो, फिर मैंने कहा आप यहां से उठो वहां बैठो, फिर मैंने कहा वहां से उठो वहां बैठो, ये करो वो करो फलाना, तो होता क्या है? इन सब कामों में एनर्जी रिलीज हो रही है या नहीं हो रही है? इन सब कामों में एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज हो रही है तो आपका सिस्टम जो है वो एनर्जी को रिलीज कर रहा है, तो धीरे धीरे आप किस ओर बढ़ रहे हो? स्टेबिलिटी के लिए या अनस्टेबल होने जा रहे हैं? तो जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी स्पीशीज उतना ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब कहने का है अगर किसी में एक रेजोनेट, अगर किसी में सॉरी एक तो होती नहीं, अगर किसी में 2 रेजोनेटिंग है और किसी में कितनी है? 3, तो 3 वाला ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू 2 वाले से। ये बात समझ में आ गई? कई बार इतना कुछ समझाने के बाद भी कुछ बुद्धिजीवी होते हैं जिनको पल्ले नहीं पड़ती बात, ठीक है ना, कि साहब हमें तो रेजोनेंस देखना नहीं आ रहा। जैसे उनके सामने बोल दिया जाए भाई ये CO2 है, क्या है? इसमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। जैसे आप भी बुद्धिजीवी हो, आपको भी पता है कि इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, लेकिन होता है। और कितने रेजोनेंस होते हैं? 3। तो ऐसे अक्सर सिचुएशन आ जाती है, जैसे ये है, बात समझ में आ रही है? तो कुल मिलाकर के हो रहा है साहब, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ या ना? क्योंकि हमें बेसिकली पता ही नहीं है कि अच्छा इसमें भी होता है। तो अब ऐसी कंडीशन में जब रेजोनेंस मुझे पता ही नहीं है, पता होता तो मैं क्या करता? 3, 2 और 1 कितने हो गए? और रेजोनेटिंग कितने हो गए? आंसर कितना हो गया? हाँ या ना? लेकिन क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है, तो हमें क्या करना है? बॉन्ड ऑर्डर निकालने का सिंपल सा खेल, 1+, इसको लगाओ, आंसर पाओ, निकल लो। अब आप इसको लगाएंगे तो आपको समस्या नहीं है। कैसे? सिंपल, कितने सिग्मा, कितने पाई, हाँ या ना? फाइनल आंसर अभी भी नहीं आया समझ में? तो भाई ये बुरे वक्त का साथी है। इनकेस अगर हमें रेजोनेंस देखना नहीं आता, इनकेस हमें रेजोनेंस देखना, तो ये बुरे वक्त का साथी है। 1+ पाई बाई सिग्मा लगाओ, आंसर पाओ। क्लियर है भाई? ये फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, ठीक है। लेकिन कब? जब ऐसे नहीं आता, और अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ऐसा नहीं है कि आता है नहीं आता है ये बहुत बड़ा मुद्दा हो। क्लियर है? मुद्दा तो है कि आना चाहिए, पढ़ाया है तो आना चाहिए। नहीं आता है साहब, क्या करें? चुपचाप 1+ पाई बाई सिग्मा लगाओ, आंसर पाओ, आगे बढ़ जाओ। मतलब टाइम बचाना है। आता भी है तो भी 1+ पाई बाई सिग्मा ही, लेकिन एक्चुअल मेथड आपको पता होना। रेजोनेट ये क्या कहते हैं, आई मीन लिस्ट डॉट स्ट्रक्चर बढ़िया से समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? आओ 2-4 एग्जांपल देख लें, जल्दी से बताओ। कॉपी पेन हो जाओ शुरू, रफ कॉपी ले लो, रफ पेज, रफ कॉपी, रफ कॉपी निकाल लो सब लोग, और जो जो कह रहा हूं जल्दी जल्दी बताते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। टाइम कितना हो गया शुभम जी? अभी है ना? हो गए? शुरू करें। पहला एग्जांपल है हमारा CO2। क्या है? जल्दी से मुझे इसका N1, N2, N3, N4 बताओ। अब मैं साफ कह रहा हूं, मुझे रटे हुए नहीं है, आप जो बोलोगे मैं मान लूंगा। सोच समझ के जवाब देना। जल्दी से मुझे इसका N1, N2, N3, N4 कैलकुलेट करके बताओ।
चलो N1 N2 N3 बाई आंसर, N4 बाई आंसर। तो 4 बॉन्ड पेयर और 4 लोन पेयर होते हैं, हाँ या ना? क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? चलिए अब ये हमने बना लिया, यस और नो। लोन पेयर कहां चले गए? क्लियर है सभी को? कुल मिलाकर के इसमें रेजोनेंस क्या है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इसमें लोन पेयर कितने हैं, इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, इसमें सिग्मा कितने हैं, इसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर का रेशो क्या है, इसमें सिग्मा और पाई का रेशो क्या है, कोऑर्डिनेट है या नहीं है तो फिर कौन है, सिग्मा है, पाई है, सारी बातें पूछी जाती हैं। क्लियर है भाई सभी को? सारी बातें पूछी जाती हैं। पूछने में यह भी पूछ सकता है कि 3 स्ट्रक्चर है, कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, ये पूछने में यह भी पूछ सकता है। लेकिन मैंने कहा ना, ये थोड़ा सा रेजोनेंस का डेप्थ आ गया। क्या आ गया? हमने तो रेजोनेंस को अभी उस लेवल पे पढ़ा ही नहीं है, हमने तो सिर्फ इतना सा पढ़ा है कि हमारा काम चल जाए। असली रेजोनेंस तो आपको किस में पढ़ने को मिलेगा? ऑर्गेनिक में, ठीक है ना? फिर वहां पे ये सारी बातें आएंगी कि कौन ज्यादा स्टेबल होती है, कौन कम स्टेबल स्ट्रक्चर होती है, ये सारी बातें उसमें। हमने तो सिर्फ उतना ही छुआ जितना कि हमें इनऑर्गेनिक में जरूरत थी। तो इनऑर्गेनिक को ध्यान में रख करके बात किया जाए तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मैंने आपको बता दिए। क्लियर है सभी को? अरे कर लोगे? चलो आगे बात आती है सीओ की। किसकी? सीओ की। जल्दी से बताओ। N1 बोलो भाई कितना? कितना? श्योर? अब बात आती है सीओ की। तो ये कार्बन है, ये ओ है। कितने बॉन्ड? 3 बॉन्ड, 1 2 और 3, हां या ना? कार्बन ग्राउंड, अच्छा लोन पेयर भी पहले दिखाई दे ताकि झंझट खत्म हो। कितने? 2, हां या ना? अब बात आती है कि कार्बन जब ग्राउंड स्टेट में होता है तो जब वो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा होता है उस समय वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में भी कैपेबल होता है। आप चाहें तो कल का लेक्चर नोट देख सकते हैं। कल मैंने बताया था कि कार्बन ग्राउंड स्टेट में, आई रिपीट, कार्बन क्या करता है पता? ये क्लियर है सभी को? तो मेरा सीधा सा क्वेश्चन है कि अगर कार्बन ग्राउंड स्टेट में, कौन से स्टेट में? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। क्या बना रहा है? उसका डायरेक्शन क्या है? O2C या C2O? हाँ, C2O। जब भी इस तरह से हो कि यार O2C या C2O है ना, क्या करो? अपने आप से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछो। क्या ऑक्सीजन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, खुद जान जाओ। क्या ऑक्सीजन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है? बहुत से बच्चे मुझसे टेलीग्राम पे डाउट पूछते रहते हैं, कभी कभी बोलते हैं हमें कैसे पता चलेगा किसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, किसके पास लोन पेयर है? अबे कैसे पता चलेगा? कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा। ऑक्सीजन नाइट्रोजन खुद कहने थोड़ी ना आएंगे मेरे पास ये है वो है, हाँ या ना? उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? बॉडी में बोले तो 206 हड्डियां हैं, हाँ या ना? तो बॉडी खुद थोड़ी ना बताने आ रही है मेरे अंदर 206 हड्डियां हैं। रिसर्च हुई, पता चला, गिनी हड्डियां, पता चल गया कि हाँ साहब 206 होती हैं, हाँ या ना? तो बाय द एंड समरी इज दिस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, खुद जान जाओ। तो जल्दी से बताओ, ऑक्सीजन के पास नहीं है, कार्बन के पास है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है या नहीं है? कार्बन के पास, हाँ कार्बन के पास भी ग्राउंड स्टेट में तो है। एक के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, एक के पास, लेकिन लोन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां जाएगा? जिसके पास, तो किसके पास है? तो डायरेक्शन C2O या O2C? बस बात खत्म। ऐसे पहचानते हैं।
तुम्हें अपने आप से क्रॉस क्वेश्चन करने होंगे। बैक बॉन्डिंग पढ़ी है नहीं पढ़ी है? 100 में से 90 बच्चे एक ही डाउट पूछते हैं। जब पूछते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि ये बीबी किस तरफ की है, हाँ या ना? मतलब बैक बॉन्डिंग कहां की है? ओ टू सी, क्या कहते हैं, सराउंडिंग टू सेंट्रल है या सेंट्रल टू? अरे भाई मैं क्या बताऊं किस तरफ की है? चेक कर लो, किसके पास लोन पेयर है, किसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। नहीं आया समझ में? ये BF3 है, यस और नो? क्लोरीन के पास लोन पेयर है या नहीं है? बोरोन के पास लोन पेयर है या नहीं है? क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है? बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं? भैया डायरेक्शन मिल तो गया, बस बात खत्म। मतलब आपको अपने आप से क्रॉस क्वेश्चन करना होगा कि भाई कहां क्या हो रहा है, तो धीरे धीरे आंसर मिलेंगे। खैर ये सारी चीजें क्लियर हो गई। क्वेश्चन आता है टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बताइए सीओ में कितने हैं, 2 या 3? 3। भाई कोऑर्डिनेट भी क्या है? पूरा नाम बोलो तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, यही तो बोलते हो। अगर पूरा नाम मैं बोलूं, बोलो पूरा नाम, तो क्या बोलोगे? सर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, यही तो बोलोगे। बात आती है CO3 2- अभी देख चुके हैं, हाँ या ना? अब बात आती है COCl2 की। किसकी? COCl2 को अगर हम देखें तो फाइनली वो ऐसा बनेगा। अरे हाँ या ना? क्लियर है? अब मन में क्वेश्चन आएगा, आपको कैसे पता ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा? आपको कैसे पता क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा? ये डबल बॉन्ड यहां भी तो आ सकता था, आपने भिड़ते ही क्या कहते हैं डबल बॉन्ड वहां दिखा दिया। मन में इस तरह के नेचुरल है क्वेश्चन आते हैं, और आते हैं तो अच्छी बात है, इसका मतलब है कि दिमाग चल रहा है। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नहीं आ रहा है मतलब दिमाग नहीं चल रहा है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो जरा ध्यान से भी सुन लो, ऑक्सीजन और क्लोरीन में से किसके पास 2 अनपेयर्ड हैं? हाँ, बस बात खत्म। क्लोरीन 1 बनाएगा, ऑक्सीजन अभी भी नहीं आया समझ में? क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाए। ऐसे मॉलिक्यूल में हम लोन पेयर भी बता देंगे साहब, यहां पे 2 हैं और इन पे कितने हैं, यानी कि टोटल कितने हैं? 8। कितने हैं सब बता देंगे। मामला कहां पे आके अगला अटकता है? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा किनके बीच? बॉन्ड ऑर्डर। तो भाई अगर सेम सेम नहीं है तो एवरेज कैसे निकाल सकते हो? अगर सेम सेम नहीं है तो, बात समझ में आई? मैंने बोला भैया हाइट बताओ, एवरेज हाइट बताओ कितनी है, और तुम ऑब्जेक्ट क्या लाए? एक इंसान लाए, एक हाथी लाए, एक गधा लाए, एक घोड़ा लाए, एक जिराफ उठा लाए, और बोले सर एवरेज हाइट इंसान की इतनी होती है। अरे भाई बता, इंसान की एवरेज हाइट रहे हो और मालूम चला इंसान को नाप किसके साथ रहे हो? जानवरों के साथ, हाँ या ना? तो बाय द एंड समरी इज दिस, यहां पे कंडीशन अलग थी, यहां पे सब सेम थे, तो एवरेज बॉन्ड ऑर्डर आपने निकाल दिया, कुछ नहीं बोला, हाँ बात सही है। लेकिन जहां पे वो सेम, वहां पे आप एवरेज कैसे इस तरह से निकाल दोगे? क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्ड ऑर्डर क्या है? एक कैरेक्टर है, एक, हाँ, ये नहीं है कि मतलब कोई, मतलब वो एक पर्टिकुलर कुछ बॉन्ड बनता है ऐसे दिखाई दे, नहीं देखो ये नहीं, वो एक कैरेक्टर है। वो पॉइंट्स में, फ्रैक्शंस में हो सकता है, किसमें हो सकता है? एनीवेज, तो CO के बीच में 2 होगा, CCl के बीच में 1 होगा। ये बात समझ में आ गई? इसी तरह से ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे NO3- है और NO2- है। इसमें मैं थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन चाहता हूं, जरा ध्यान से सुन लेना। ये NO3- है, बहुत सिंपल। पहले मुझे ये बता दो कि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा या नहीं होगा? कैसे पता चल गया? क्या बात है, कोई सा भी होगा, या तो ये होगा या तो, अब ये कौन है? A, ये कौन है? B, ये कौन है? C। यहां पे कितने, यहां पे कितने? जरा OB या OC पे फॉर्मा चार्ज निकालना। OB या OC पर फॉर्मल चार्ज निकालना। माइनस
अगर इस पे -1 है तो इस पे भी -1 है, यानी कि -2 है, और वहां पे -1 है, यानी कि नाइट्रोजन पे। ये बात समझ में आई? तो ये +1 ये -1 कैंसिल हो गया एक, तो नेट -1 बचा नहीं बचा। इसी तरह से ये NO2 होता है। क्या होता है? यहां तक कोई दिक्कत? क्या इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा NO2- में? क्यों सर? जितने अनपेयर्ड है, जितने उससे पहले कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे, तो 3 अनपेयर्ड है, 3 बॉन्ड बन रहे, हाँ या ना? यानी कि चौथे की जरूरत ही, तो कोऑर्डिनेट भी पहले वो कोवेलेंट बनाएगा, और वो नहीं है तो फिर कोऑर्डिनेट सोचता, हाँ या ना? चलो भैया मान लिया, नेगेटिव चार्ज भी दिखाई दे ही रहा है, हाँ या ना? अगला क्वेश्चन आता है यहां पे और इसमें NO2- और NO3- में ज्यादा स्टेबल किससे डिसाइड करोगे? नंबर ऑफ RS से। यहां नंबर ऑफ RS ज्यादा स्टेबल। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ज्यादा स्टेबल, और ये अभी भी नहीं आया समझ में? सिंपल है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि भाई HNO3 और HNO2 में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? तो एक बात बताओ, दान कब करते हो? जब अमाउंट, आधे बोलेंगे हम तो करते ही नहीं है, खैर हाँ ध्यान से सुनो, कोई भी चीज का डोनेट करना है, कोई भी चीज को डोनेट कब करोगे? अपने हिस्से की उठा करके दे दोगे कि ले तू रख ले, या फिर जो आपके पास स्पेयर में है, जो एक्स्ट्रा है, हाँ या ना? तो भाई सीधी सी बात है, अगर इसी तरह से आयंस भी देखते हैं, क्या देखते हैं? बोलते हैं यार अगर तू मेरे पास में से HNO3 बोलता है, अगर तू मेरे पास में से H+ ले गया, H+ ले जा, तो क्या मैं NO3- में बचूंगा? हाँ बचूंगा। तो क्या मेरे पास स्टेबिलिटी होगी? हाँ यार स्टेबिलिटी होगी। कैसे? रेजोनेंस करके। क्या करके? नहीं आया समझ में? NO2- से बोला जाता है भाई तेरी एग्जिस्टेंस के क्या हाल है? बोलेगा यार मैं कर तो लूंगा एडजस्ट, लेकिन मैं कम कर पाऊंगा एडजस्ट। बोले क्यों? क्या तेरे पास तो 3 RS है और मेरे पास 2 RS है, तो मेरी तो स्टेबिलिटी कम रह गई और तेरी स्टेबिलिटी, तो यार मैं H+ आयन को उतने खुले मन से नहीं दे पाऊंगा जितने खुले मन से तू दे रहा है, हाँ या ना? तो HNO3 में NO3- ज्यादा स्टेबल है, तो वह H+ आयन से कहेगा जाता है तो जा, मेरे पास क्या है? मां मत बोल देना, मेरे पास क्या है? RS है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और कितनी है? 3। अच्छा ये बोलेगा हाँ तुझे भी जाना है तो जा, मतलब बेमन से बोलेगा, हाँ या ना? लेकिन आ भी जा, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि इसके पास स्टेबिलिटी के मामले में कम है। ये बात समझ में आई या नहीं? तो बाय द एंड समरी इज दिस, एसिडिक स्ट्रेंथ को पहचानने में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले। ये अलग बात है कि हम आगे जाके एसिडिक स्ट्रेंथ को पहचानने के तरह तरह के फंडे बनाएंगे, अलग अलग कंसेप्ट समझेंगे, लेकिन एक नो डाउट इन इट रेजोनेंस भी है जिससे हम चीजों को समझ सकते हैं कि हाँ कौन ज्यादा एसिडिक है और कौन। क्लियर है सभी को? तो ये जो बची हुई स्ट्रक्चर है, एक बार इनको थोड़ा सा देख लेना, और इन क्वेश्चंस को तो अभी रहने दो, थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन जब होगा ना उसके बाद देखेंगे। तो एक बार इन स्ट्रक्चर्स को अच्छे से देख लेना, फिर मिलते हैं।